हेलो दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि उनकी सीटेट की तैयारी स्ट्रांग है, लेकिन सच ये है कि सीटेट उन्हीं को पास करती है जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। आज के 10 सवाल आपकी पूरी तैयारी की पोल खोल देंगे। अगर 10 में से 8 नहीं आए तो मान चलो आपकी तैयारी कच्ची है। ये नॉर्मल क्विज नहीं है, ये रियलिटी चेक है, और अगर हिम्मत है तो पूरा टेस्ट करो, वरना अभी वापस चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो कमजोर स्टूडेंट के लिए नहीं है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के बाद वीडियो पॉज कर उत्तर सोचना और खुद को टेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर बताना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए, छात्रों के रटने की क्षमता का परीक्षण करना। बी, छात्रों के बीच तुलना करना और उन्हें वर्गीकृत करना। सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों की वैचारिक समझ का पालन करना। डी, केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों की वैचारिक समझ का आकलन करना, जो इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, जो एनईपी 2020 का मुख्य जोर है सीखने के लिए आकलन पर है। इसका उद्देश्य बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से दूर करना है और उनमें आलोचनात्मक सोच और समझ को परखना है। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक को यह समझने में मदद करे कि छात्र कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है और उन्हें कैसा सुधारा जा सकता है, ना कि केवल बच्चों की तुलना करना। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए, ऑप्शन देखते हैं। ए, जैविक परिपक्वता। बी, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा। सी, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। डी, अनुकूलन और संगठन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, वादगोसी एक सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के माध्यम से अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं। भाषा न केवल संचार का साधन है, बल्कि यह बच्चों के विचारों की नियंत्रित करने और निर्दिष्ट करने में भी मदद करता है। इसलिए सहयोगात्मक अधिगमन उनके सिद्धांत का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, सेकंड प्रश्न देखते हैं, थर्ड वाला। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी उनमें संरक्षण की समझ विकसित नहीं होती है? ऑप्शन देखते हैं। ए, संवेदी गामक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों यह जो अवस्था होती है ये आपका 207 वर्ष तक की होती है। इस दौरान बच्चे डॉक्टर डॉक्टर घर घर जैसे बहुत सारे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं और मम्मी पापा के भी रोल निभाते हैं। उससे उनकी सोच में आत्मकेंद्रित की भावना उत्पन्न होती है और ये नहीं समझ पाते हैं कि किसी वस्तु का रूप बदल जाने से उसमें जो मात्रा आती है उसकी मात्रा निश्चित रहती है। जैसे कि बड़े वाले गिलास में बच्चे ज्यादा पानी पीना प्रेफर करते हैं या कोई मीठा पदार्थ जिसमें उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, ते आता है उम्र 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। और उत्तर बी। प्रश्न 4, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबंधित छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए, उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बैठाना चाहिए ताकि वह दूसरों को परेशान ना करे। बी, केवल लिखित निर्देशों और ब्लैक बोर्ड पर निर्भर होना रहना चाहिए। ऑप्शन सी, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और स्पष्टीकरण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। डी, उन्हें विशेष स्कूलों में भेजने की सिफारिश करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, स्पष्ट रूप से बोलना और स्पष्टीकरण सामग्री का प्रयोग करना।
दोस्तों इसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को एक ही साथ एक ही रूम में पढ़ाना होता है। दृष्टिबंधित छात्रों के लिए शिक्षक को अपनी शिक्षण शैली में बदलाव करना चाहिए। उन्हें सुनने और छूने के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है, जैसे कि ब्रेल लिपि होती है जिसमें उभरे हुए अक्षर बने होते हैं या फिर संख्यात्मक बने होते हैं, जिसके माध्यम से दृष्टिबंधित छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 कथन है, शिक्षकों को कक्षा में बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। कारण आर, त्रुटियां यहाँ समझने में मदद करती हैं कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, आर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ई और आर दोनों गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ई और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा शास्त्र में गलतियों को नकारात्मक नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि बच्चे अगर जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक वे सीख नहीं पाएंगे। जब बच्चे गलती करते हैं तो शिक्षकों को पता चलता है कि बच्चे ने अवधारणाओं को किस प्रकार सीखा है और किस प्रकार उनकी जो सीखने की जो प्रकृति है उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास किस स्तर की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर, बी पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर, डी स्वायत्त नैतिक स्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर। ठीक है दोस्तों, अब देखो कोलबर्ग के पारंपरिक स्तर में बच्चे सामाजिक नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं को महत्व देते हैं। इस चरण में बच्चा इसलिए सही काम करना चाहता है ताकि उसको तारीफ मिल सके, और वो एक तरह से देखा जाए तो तारीफ का भूखा होता है। तारीफ करने से उसे समाज में स्वीकृति मिलती है, जिससे उसके नैतिक निर्णय दूसरों की मंजूरी पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 7 विकास के संदर्भ में समीपस्थ से दूरस्थ सिद्धांत क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होती है, बी विकास शरीर के केंद्र से बाहर परिधि की ओर या बाहर परिधि की ओर होती है, सी विकास प्रकृति से अप्रत्याशित है, डी विकास केवल अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकास शरीर के केंद्र से बाहर परिधि की ओर होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मतलब इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमेट डिस्टल। इस सिद्धांत में शारीरिक नियंत्रण पहले धड़ के केंद्र में स्थित होता है और फिर वह बाहर की ओर और पैर की उंगली तक जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। जेंडर, जेंडर एक अवधारणा खलिस्तान अवधारणा है जबकि लिंग एक खलिस्तान अवधारणा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए जैविक सामाजिक, बी सामाजिक जैविक, सी मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक, डी स्थिर गतिशील। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जेंडर पहली बात एक आपका सामाजिक अवधारणा है जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी सामाजिक अवधारणा। ठीक है, और ये आपका लिंग है आपका जैविक अवधारणा। प्रश्न 9 निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए भारत की राजधानी क्या है, बी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, सी यदि प्रकाश पृथ्वी से सारा पानी सूख जाए तो क्या होगा, डी 25 में 5 जोड़ों पर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी
तो दोस्तों इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, पृथ्वी से सारा पानी सूख जाए तो क्या होगा, तो इसमें आपका जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। इसमें इस प्रकार का सोच उत्पन्न होता है कि अगर पानी सूख गया तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आपका प्रश्न से सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, व्यवहार और प्रेरणाओं की समझने में कुशल होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है। ए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, बी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, सी स्थानिक बुद्धि, डी भाषाई बुद्धि। दोस्तों यहाँ पे इंटर का अर्थ होता है दूसरों के बीच। जिन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है वे दूसरे के मूड और इरादों को भली भांति से समझ लेते हैं। दूसरी ओर इंटरपर्सनल का अर्थ है स्वयं को समझना। अतः छात्र अक्सर इन दोनों शब्दों में भ्रमित हो जाता है, इसलिए स्पेलिंग पर ध्यान देना जरूरी है। इसको सही उत्तर होगा बी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 10 CDP क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। थैंक यू।